हेलो डियर फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे केसीके केमिस्ट्री क्लासेस में तहे दिल से स्वागत है। तो बच्चों, आप सभी को पता है हम सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हमने अलग अलग सॉल्यूशन के टाइप्स डिस्कस किए हैं, मेथड्स टू एक्सप्रेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। उसमें हमने अभी तक मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, मोलैरिटी, ये कंसेप्ट हमने डिस्कस किया है। और पिछले लेक्चर में हमने मोलैरिटी नाम का कंसेप्ट डिस्कस किया है। तो चलो बेटा, आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं हमारी नेक्स्ट मेथड, जिसका नाम है मोल फ्रैक्शन। देखो, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोल फ्रैक्शन के बारे में। मोल फ्रैक्शन पर एग्जाम में सवाल आता है। मोल फ्रैक्शन क्या है, ये बहुत बारीकी से मैं यहाँ पर आपको समझाने वाला हूँ। तो देखो बेटा, मोल फ्रैक्शन को हम डिनोट करते हैं ये वाले साइन से, जिसको आप यक्स भी बोल सकते हो, या आपको जो बोलना है वो आप बोल सकते हो। तो देखो, ये जो पर्टिकुलर मोल फ्रैक्शन है, ये मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसका डेफिनेशन समझ लो। मोल फ्रैक्शन ये एक रेशो है, रेशो। और रेशो अगर ऐसा हम बोलते हैं तो हमें समझ में आना चाहिए कि ऊपर कुछ तो भी है और नीचे कुछ तो भी है। तो इसका मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ हमें लिखना पड़ेगा। तो देखो बेटा, ये जो मोल फ्रैक्शन है, ये रेशो किसका है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट टू टोटल मोल्स प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। जैसे कि आप सभी को पता है, बहुत दिन से मैं आपको बोल रहा हूं कि हमारा जो सॉल्यूशन है उसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, या बाइनरी सॉल्यूशन वाले सॉल्यूशन के बारे में हमें डिस्कस करना होता है। जैसे कि अगर मैंने आपको ऐसा बोला कि हमारे सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स है, तो इसका मतलब जो लेस क्वांटिटी में है वो सॉल्यूट है, जो मोर क्वांटिटी में है वो सॉल्वेंट है। अब ऐसा अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ऐसा अगर आपको किसी ने बोला तो आपको बोलना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। हमारे सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, दोनों कंपोनेंट के मोल्स का अगर आप सम करोगे तो वहां पर टोटल सॉल्यूशन के मोल्स आ जाएंगे। किसी एक कंपोनेंट के मोल्स अगर आपको पूछा जाए तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एक कंपोनेंट के मोल आ गए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, दूसरे कंपोनेंट के मोल्स आ गए। किसी एक कंपोनेंट के जो नंबर ऑफ मोल्स है डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, दैट वाज द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। अब देखो बेटा, अगर मैंने आपको ऐसा बोला कि हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट के बारे में देखना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? ये एक रेशो है। किसका रेशो है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। अगर मैंने आपको ऐसा बोला मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्वेंट, तो आप क्या बोलोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। तो देखो बेटा, मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट टू द टोटल मोल्स प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। तो देखो, यहाँ पर मैं डेफिनेशन लिखता हूं, ध्यान से आप भी लिख कर ले लो। मोल फ्रैक्शन इज नथिंग बट व्हाट? इट इज द रेशो ऑफ number of moles of a component to the total number of moles present in a solution, to the total number of moles of a solution is called as mole fraction, तो इसको आपको क्या बोलना है? मोल फ्रैक्शन बोलना है। देखो बेटा, बहुत ही आसान डेफिनेशन है। तो आपको किस पर फोकस करना है? मोल फ्रैक्शन अगर किसी ने पूछा तो आपको किस पर फोकस करना है? आपको फोकस करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूशन। हमारा सॉल्यूशन कैसा है? बाइनरी है। तो अकॉर्डिंगली इन जनरल मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या आएगा? मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू, क्या लिखोगे आप? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट
number of moles of a component divided by total number of moles of a solution. total number of moles of solution. ये फॉर्मूला हो गया मोल फ्रैक्शन का, ये मैथमेटिकल इक्वेशन है, ऐसा आप बोल सकते हो। अब देखो बेटा, अगर मैंने आपको ऐसा बोला कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, इससे पहले भी मैंने आपको बहुत बार बोला है, हमारा जो सॉल्यूशन है वो बाइनरी है और उसमें जो सोल्यूट है वो कैपिटल बी से हम डिनोट करते हैं, सॉल्वेंट जो है वो कैपिटल ए से हम डिनोट करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अगर हमें ऐसा इसका फॉर्मूला लिखना है तो आप क्या बोलोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट को हम बी से डिनोट करते हैं, एक्स बी का फॉर्मूला। तो क्या बोलना पड़ेगा आपको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सोल्यूट मतलब एन बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूशन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला सॉल्यूशन के जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो सोल्यूट और सॉल्वेंट के टोटल नंबर ऑफ मोल्स का काउंट होता है, सम होता है। सो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन की जगह पर आप लिख सकते हो Na प्लस Nb, जैसे कि अभी मैंने आपको बोला Nb नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, उसी तरह Na क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, Na प्लस Nb। अब देखो बेटा, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह अगर मैंने आपको ऐसा बोला मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, यानी Na डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb आएगा, Na डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb। तो इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, इन दोनों भी इक्वेशन का हमें सम करना है। अगर मैंने आपको ऐसा बोला x a प्लस एक्स बी का सम करो तो आपको क्या मिलेगा, देखो ना, व्हाट वी हैव टू डू, x a प्लस एक्स बी, ये सम करके हम देखेंगे क्या मिलता है, हम देखेंगे। तो x a का वैल्यू पुट करो, x a का वैल्यू है Na डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb, Na डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb प्लस एक्स बी का वैल्यू पुट करो, वो क्या है Nb डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb। According to equation 1 and 2, from equation 1 and 2, what we have to write, x a plus x b is equal to Na divided by Na plus Nb plus Nb divided by Na plus Nb। अब यहाँ पर देखो बेटा, बेस जो है, डिनोमिनेटर जो है वो सेम है। डिनोमिनेटर अगर सेम है तो न्यूमरेटर में जो भी है उसका सम हो जाएगा। Therefore we may write here as x a plus x b is equal to, न्यूमरेटर में जो है उसका सम कर दो Na प्लस Nb, और डिनोमिनेटर जो है वो एज इट इज लिख दो Na प्लस Nb। अब देखो बेटा, ऊपर भी Na प्लस Nb है, नीचे भी Na प्लस Nb है, सो इट गेट कैंसल, ये कैंसल हो जाएगा एंड हेंस वी गेट Na प्लस Nb, सॉरी x a प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन हमें यहाँ पर मिला है और इस इक्वेशन का महत्व मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो x a प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 है, इसका यूज करके आप क्या बोल सकते हो, x a इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी बराबर। देखो बेटा, हमने क्या किया, एक्स बी को उधर भेज दिया, एक्स बी यहाँ पर प्लस में तो उधर जाके माइनस में जाएगा। उसी तरह अगर मैंने आपको ऐसा बोला एक्स बी का फॉर्मूला बताओ, तो आपको क्या बोलना है, एक्स बी इज इक्वल टू, एक्स ए को उधर भेज दो, वो माइनस में जाएगा, यानी 1 माइनस एक्स ए, ये वाला फॉर्मूला हमें मिल जाएगा। अब देखो बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ये जो हमने यहाँ पर लिखा है, इसका जो वैल्यू है वो 1 से कम ही आता है। ऐसा अगर आपका आता है, मोल फ्रैक्शन का आंसर अगर आपका 1 से ऊपर आता है तो इसका मतलब आपने कुछ गलत कैलकुलेशंस किए हैं। कभी भी याद रखो, किसी भी कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन होता है उसका आंसर जो वो 1 से कम ही आएगा। तो आप ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन है, इससे और एक चीज हमें समझ में आती है, एक और कंसेप्ट हमें समझ में आता है, वो क्या है, किसी भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उन सभी कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का अगर आप सम करोगे तो उसका आंसर आता है 1। तो इसका मतलब
सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। हमारा सॉल्यूशन बाइनरी हो, हमारा सॉल्यूशन टर्नरी हो, हमारा सॉल्यूशन क्वाटर्नरी हो या और कोई हो, सभी प्रकार के जितने भी कंपोनेंट्स है उन सभी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का अगर आप सम करोगे तो उसका आंसर आपका क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ all the components present in a solution, all the components present in a solution is always equals to 1। present in a solution is always equals to 1, is always equals to 1। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, याद रखो, इसको स्टार करके रखो, इसको गोल्डन वर्ड्स में लिखो, है ना, बहुत सारे स्टार करके लिखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। क्या बोला मैंने, सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। अब देखो बेटा, अगर मैंने आपको ऐसा बोला व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोल फ्रैक्शन, यूनिट ऑफ मोल फ्रैक्शन का यूनिट क्या है, तो देखो बेटा, मोल फ्रैक्शन इज नथिंग बट व्हाट, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट का यूनिट है मोल्स, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन उसका भी यूनिट है मोल। मोल डिवाइडेड बाय मोल यानी इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, ऐसा आप यहाँ पर बोल सकते हो। मोल फ्रैक्शन इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। अगर आपको एग्जाम में ऐसा सवाल आया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, और उसमें अगर मोल फ्रैक्शन ऑप्शन में है तो आप विदाउट एनी टेंशन मोल फ्रैक्शन को गोल करके आ जाओ, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है, मोल फ्रैक्शन जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड है क्या। देखो, मोल फ्रैक्शन जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड है क्या, ये आप मुझे कमेंट करके बताओ। इससे पहले मैंने आपको बोला था मोलैरिटी वॉल्यूम फिनोमिनन है, टेम्परेचर पर डिपेंड है। मोलैलिटी मास फिनोमिनन है, टेम्परेचर पर इंडिपेंडेंट है। मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड है। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि मोल फ्रैक्शन जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। मैं आपकी कमेंट की राह देख रहा हूँ। ओके, तो ये हो गया बेटा मोलैलिटी के बारे में, सॉरी मोल फ्रैक्शन के बारे में। अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं बेहद ही इंपॉर्टेंट, दैट इज नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नॉर्मेलिटी जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। देखो, कैपिटल एन मतलब नॉर्मेलिटी। अब देखो, जैसे मोलैरिटी वॉल्यूम फिनोमिनन है वैसे ही नॉर्मेलिटी भी वॉल्यूम फिनोमिनन है। ये बात माइंड में डाल दो, इट इज अ वॉल्यूम फिनोमिनन, वॉल्यूम फिनोमिनन, वॉल्यूम फिनोमिनन। अब देखो बेटा, जो भी वॉल्यूम फिनोमिनन होते हैं वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, इसीलिए हम क्या बोलेंगे, नॉर्मेलिटी इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट। नॉर्मेलिटी इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट। टेम्परेचर अगर कम ज्यादा हुआ तो उसका असर नॉर्मेलिटी पर होगा, इसलिए टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है, ऐसा हम यहाँ पर बोलेंगे। अब देखो बेटा, नॉर्मेलिटी का मतलब क्या है। नॉर्मेलिटी के लिए हमें क्या लगता है, जैसे मोलैरिटी के लिए नंबर ऑफ मोल्स हमें लगते थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर हम फोकस करते थे, तो उसी तरह नॉर्मेलिटी के लिए हमें किस पर फोकस करना है। देखो, नॉर्मेलिटी पर हमें फोकस करना है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। देखो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स पर हमें फोकस करना होता है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, इस पर हमें फोकस करना होता है। किसके लिए, नॉर्मेलिटी के लिए। मोलैरिटी के लिए आप किस पर फोकस कर रहे थे, मोलैरिटी के लिए आप नंबर ऑफ मोल्स पर फोकस कर रहे थे।
मोलैरिटी में आपने डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन। तो आपको नॉर्मेलिटी के बारे में अगर बोलना है तो आप क्या बोलोगे? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन। अब आपके जहन में एक सवाल आता होगा कि सर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो बेटा, बहुत ही सिंपल है। जैसे नंबर ऑफ मोल्स को हमने फाइंड आउट किया, उसी तरह आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करते समय आप क्या करते हो? वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, ऐसा बोलते हो। वेट गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट अगर आप करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स मिलेगा। अब मैं बोलता हूँ वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, है ना। सब्सटेंस को इक्विवेलेंट वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है। किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट, है ना, अगर हमारे पास है और उस सब्सटेंस का गिवन वेट भी हमारे पास है, अगर आप ऐसा करते हो गिवन वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। उस सॉल्यूट के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स मिल जाएंगे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू गिवन वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। क्या फर्क है? नंबर ऑफ मोल्स के लिए मॉलिक्यूलर वेट लगता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स के लिए इक्विवेलेंट वेट लगता है। ये फर्क है। देखो बेटा, क्या बोला मैंने? नॉर्मेलिटी का डेफिनेशन आपको क्या बोलना है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट present in 1 liter of a solution. 1 liter of a solution is called as normality. तो देखो बेटा, इसको आप क्या बोलोगे? नॉर्मेलिटी बोलोगे। इसको आपको क्या बोलना है? नॉर्मेलिटी बोलना है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज नॉर्मेलिटी। तो आपको किस पर फोकस करना है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर कितने हैं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर जितने होंगे उतनी ही उस सॉल्यूशन की क्या होगी? नॉर्मेलिटी होगी। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर, ये आपको फाइंड आउट करना होता है। देखो बेटा, ध्यान से सुनो। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर कितना है? अगर मैंने आपको ऐसा बोला, देखो एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, ध्यान से देखो। अगर मैंने आपको बोला कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, देखो हाँ, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अगर हमारे पास 10 है, और ये जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स 10 है, ये अगर मैंने आपको बोला 100 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। देखो रे बेटा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स 10 है और वो कहाँ प्रेजेंट है? 100 लीटर सॉल्यूशन में। अब देखो बेटा, क्या करना पड़ेगा आपको? 100 लीटर के लिए 10 नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स है। 100 लीटर सॉल्यूशन में 10 नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स है, तो देयरफॉर 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने हैं? पता नहीं, x है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, फटाफट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, क्या हो जाएगा? देखो बेटा, x इंटू 100 इज इक्वल टू 1 इंटू 10। क्या हो जाएगा? 100 इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 1 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100। 0 0 गेट कैंसिल, 1/10 यानी क्या हो गया? x इज इक्वल टू 0.1 आया। तो आप क्या बोलोगे? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर कितने आए? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर कितने आए? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर कितने आए? 0.1 आए। तो इसका मतलब हमारे सॉल्यूशन का जो नॉर्मेलिटी है वो कितना है? 0.1 नॉर्मल है। हमारे सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी कितना है? 0.1 नॉर्मल। तो इस तरीके से आपको सोचना है। देखो बेटा, डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन इज नॉर्मेलिटी। आपको किस पर फोकस करना है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर कितने हैं उस पर फोकस करना है। ये एग्जांपल मैंने आपके सामने रखा। तो देखो, मैथमेटिकल इक्वेशन भी मैं आपको बोलता हूँ। मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है? नॉर्मेलिटी का मैथमेटिकल इक्वेशन, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, जैसे मोलैरिटी का मैथमेटिकल इक्वेशन मैंने आपको बोला था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन।
अगर हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में है तो सिमिलरली नॉर्मलिटी के लिए आप क्या बोलोगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ अ सोल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ अ सोल्यूट divided by volume of a solution, divided by volume of a solution, volume of a solution। ये सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो लीटर में होना चाहिए, तभी जाकर ये फार्मूला आप यूज कर सकते हो। अगर मैंने आपको बोला कि वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन हमारा ml में है तो आपको क्या करना है, देखो बेटा फार्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, number of gram equivalents of a solute, number of gram equivalents of a solute into 1000 divided by volume of a solution, divided by volume of a solution। ये जो वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन है वो ml में आई बात समझ में। देखो बेटा फार्मूला क्या हो गया, लीटर में भी है ml में भी है। अगर आपका वॉल्यूम ml में है तो ये वाला फार्मूला यूज करो, अगर आपका वॉल्यूम लीटर में है तो ये वाला फार्मूला यूज करो। अब किसी को अगर सवाल है, किसी के मन में अभी भी है ना कोई सवाल है कि सर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स का फार्मूला लिख कर दो, तो लिखो रे बेटा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ अ सोल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ अ सोल्यूट। क्या आएगा बेटा फॉर्मूला, क्या आएगा, वेट ऑफ अ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ अ सोल्यूट। इसको आपको डिवाइड करना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट से, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट से। तो देखो बेटा जो भी गिवन वेट है ना, दिए वाला वेट गिवन वेट, उसको वेट ऑफ सोल्यूट हमने कंसीडर किया है, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट। ऐसा अगर आप करोगे तो अपने आप आपको क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो ये वाला फॉर्मूला बदल कर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट। तो ये फॉर्मूला बदल कर क्या होगा, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये वाला फॉर्मूला बदल कर क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो बेटा ये फॉर्मूले बदल कर ये ऐसे हो जाएंगे। या फिर आप अलग से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स फाइंड आउट करो, जो भी आपके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आए हैं ये दो में से किसी एक फार्मूले में पुट कर दो तो आपका नॉर्मेलिटी वहां पर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको सोचना है। देखो रे बेटा, अगर आपको नॉर्मेलिटी का यूनिट किसी ने पूछा, देखो रे नॉर्मेलिटी का यूनिट अगर आपको किसी ने पूछा यूनिट, तो आपको क्या बोलना है, यूनिट। फॉर्मूला आपके सामने है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम का यूनिट है लीटर और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स का यूनिट है ग्राम इक्विवेलेंट्स। जैसे नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट था मोल्स, उसी तरह नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स का यूनिट है ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो इसका यूनिट क्या आएगा, ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर ये आएगा। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो, ग्राम इक्विवेलेंट्स पर डीएम क्यूब, ग्राम इक्विवेलेंट्स पर डीएम क्यूब। लीटर की जगह पर आप डीएम क्यूब भी लिख सकते हो। यूनिट अगर किसी ने पूछा तो ये यूनिट उसको आपको बताना है। आई बात समझ में, बेहद ही आसान है, बेहद ही बेसिक से हम जाने वाले हैं। डोंट टेक एनी टेंशन, ओके। चलो बेटा आगे जाएंगे। अगर मैंने आपको ऐसा बोला कि हमारे पास 0.1 नॉर्मल NaCl सॉल्यूशन है, NaCl एक्वियस सॉल्यूशन है। देखो हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारे पास 0.1 नॉर्मल NaCl एक्वियस सॉल्यूशन है। तो इसका मीनिंग आपको क्या लेना है, मीनिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखो हमारा ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में सोल्यूट है NaCl। ये सबसे पहले आपको जांचना होगा, परखना होगा। हमारे सॉल्यूशन में जो सोल्यूट है वो NaCl है, हमारे सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है, देखो बेटा हमारे सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है वो वाटर है, वाटर, क्योंकि यहाँ पर एक्वियस वर्ड उन्होंने दिया है।
अगर इन्होंने एक्वियस वर्ड दिया नहीं होता तो आप सॉल्वेंट जो है वो वाटर कंसीडर करके चल सकते थे, क्योंकि NaCl वाटर में सॉल्युबल है, या कोई भी सॉल्वेंट आप वहां पर चूज कर सकते हो। ओके, पोलर सॉल्वेंट, NaCl पोलर है तो NaCl जो पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है। केमिस्ट्री हमें बोलती है लाइक डिजॉल्व्स लाइक, जैसे जिस सब्सटेंस का जैसा नेचर है उसको उसी सॉल्वेंट में डिजॉल्व करो। पोलर सॉल्वेंट्स अगर है तो पोलर कंपाउंड इजीली डिजॉल्व होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट अगर है तो नॉन पोलर कंपाउंड उसमें इजीली डिजॉल्व होते हैं। याद रखो रे बेटा, पोलर कंपाउंड या फिर पोलर सब्सटेंस नॉन पोलर में डिजॉल्व नहीं होता, या हुआ भी तो बहुत कम होता है। नॉन पोलर सॉल्वेंट जो है उस नॉन पोलर सॉल्वेंट में पोलर कंपाउंड डिजॉल्व नहीं होता। उसी तरह नॉन पोलर कंपाउंड अगर है तो उसको डिजॉल्व करने के लिए पोलर सॉल्वेंट मत यूज करो। नॉन पोलर सब्सटेंस को अगर डिजॉल्व करना है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट का ही यूज करो, ये हमें केमिस्ट्री बोलती है। तो देखो इसका मीनिंग अब क्या लोगे, इसका मीनिंग हमें क्या लेना है, इसका मीनिंग हमें लेना है कि NaCl के 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट्स है, 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट्स, 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ NaCl present in 1 liter of a solution, present in 1 liter of a solution। देखो बेटा क्या बोला मैंने, इसका मीनिंग आपको क्या लेना है, 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन। अगर मैंने आपको यहाँ पर ऐसा बोला 0.2 नॉर्मल NaCl एक्वियस सॉल्यूशन, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, 0.2 ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन। अगर मैंने आपको यहाँ पर ऐसा दिया 0.5 नॉर्मल NaCl एक्वियस सॉल्यूशन, तो आपको क्या बोलना है, 0.5 ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन। तो इस तरीके से इसका मीनिंग लेना है। न्यूमेरिकल सवाल जब हम करेंगे तब हमें इसका यूज लगता है, ये यूज हमें करना पड़ता है क्योंकि इसका मीनिंग ही इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो इससे आपको क्या समझ में आया, NaCl के इतने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स है, हमारा सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर है, हमारे सॉल्यूशन में सॉल्यूट जो है वो NaCl है, हमारे सॉल्यूशन में सॉल्वेंट जो है वो वाटर है। ये क्वालिटी इंफॉर्मेशन ये सिर्फ 3-4 वर्ड हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। ये क्वालिटी इंफॉर्मेशन ये सिर्फ 3-4 वर्ड हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। ये 3-4 वर्ड का मतलब ये इतना पूरा है, ये आपको समझ में आना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब कुछ बच्चों के माइंड में सवाल आया होगा कि सर इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड आउट करना है, हाउ टू फाइंड आउट इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करने में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है। तो देखो बेटा, अगले वीडियो में, अगला जो वीडियो आएगा कल, उसमें हम इक्विवेलेंट वेट डिटरमाइन करने वाले हैं। देयर आर सर्टेन मेथड्स टू एक्सप्रेस द इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट के एक्सप्रेस करने के अलग अलग मेथड्स है। इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करने के लिए उस सब्सटेंस का नेचर हमें ख्याल में लेना पड़ेगा। वो सब्सटेंस एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, मेटल है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, उसके हिसाब से हमें सोचना पड़ता है और इक्विवेलेंट वेट का फार्मूला उसके हिसाब से बदलने वाला है। तो याद रखो, कल के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इक्विवेलेंट वेट, हाउ टू डिटरमाइन इक्विवेलेंट वेट। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।